हेलो क्लास, वेलकम बैक। दिस इज़ अवर थर्ड लेक्चर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस टॉपिक पर हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। हमारे अर्थ में कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ से पास करती हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहेंगे लैटिट्यूड। इन सब इमेजिनरी लाइंस से एक लाइन ऐसी है जो अर्थ को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ये अर्थ है अगर हमारा, तो यहाँ से एक लैटिट्यूड बिल्कुल सेंटर से पास करेगा और हमारे अर्थ को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेगा। इस लाइन को हम कहेंगे इक्वेटर। इसी तरीके से जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी कि जितने भी लैटिट्यूड हैं, वो अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड करती हैं। 3 जोन्स में अर्थ को हमारे डिवाइड करेंगे। वो 3 जोन्स क्या हैं? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लें। अर्थ का एक आ गया ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट, और एक आ गया नीचे वाला हिस्सा। इस लाइन के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, यह आ गया सदर्न पार्ट। इसका मतलब अब जो भी हमारे लैटिट्यूड हैं, ये अर्थ को ऊपर से भी 3 हिस्सों से डिवाइड करेंगे और सदर्न पार्ट में भी वो उसे 3 हिस्सों से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास पहला पोर्शन आ गया ये वाला, दूसरा हमारे पास आ गया ये, और थर्ड पोर्शन हमारा आ गया जो आपको विजिबल है, ये वाला। ठीक है, इस पोर्शन को नाम दिया गया टॉरिड जोन। ये वाला पोर्शन आ गया हमारा टेम्परेट जोन, और जो बिल्कुल पोल्स में प्रेजेंट है इन्हें कहा गया फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन को एक और नाम से जाना जाता है ट्रॉपिकल जोन। अब इस एरिया में क्या होगा कि सन, अगर हम दिन की बात करें तो दिन में सन हमेशा ओवरहेड रहता है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा किरणें सनलाइट सन की इसी पोर्शन में पड़ेगी, जिसकी वजह से टॉरिड जोन हमेशा वार्म रहेगा। और इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग बात अगर हम टॉरिड जोन की देखें तो टेम्परेचर टॉरिड जोन का थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। चलिए अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन आ गया जहाँ पे मैंने स्काई ब्लू से थोड़ा शेड किया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या आ गया, टेम्परेट जोन। ठीक है, यहाँ पर एंगल अगर हम देखें सन रेज का, एंगल ऑफ सन रेज स्लांटिंग पोजीशन पर फॉल करती हैं। जो भी सनलाइट होगी सन की, वो स्लांट पोजीशन पर फॉल करेंगी इस एरिया में। इसकी वजह से टेम्परेट पोर्शन हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होगा, यहाँ का टेम्परेचर मीडियम होगा। और फ्रिजिड जोन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं पोलर जोन। यहाँ पर क्या होगा कि सन की एंगल, जिस तरीके से हम टेम्परेट की बात करते हैं, फ्रिजिड में भी हम सेम बात करेंगे कि एंगल क्या है सन रेज का फ्रिजिड जोन तक पहुँचने के लिए। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सन की रेज बहुत ज़्यादा स्लांट हो जाती है और इतनी रेज नहीं पहुँचती हैं पोल्स में कि वो उसे वार्म कर सके, इसीलिए इस जोन को कोल्डेस्ट जोन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पूरे अर्थ में 2 टॉरिड जोन, 2 ट्रॉपिकल जोन आ गए जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वार्म होता है थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेट जोन, यहाँ का टेम्परेचर मीडियम रहेगा, और फिर आ जाता है फ्रिजिड जोन जिसे हम कोल्डेस्ट जोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सन रेज स्लांट पोजीशन पर पहुँचती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अगर हम देखें तो इसमें कहा गया कि स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में किस तरीके की है, वो कैसा पैटर्न शो कर रहे हैं, हमने यहाँ पर वो पढ़ना है। अब यहाँ पर पहली चीज़ आ जाती है कि स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। हर जगह पर, हर एक एरिया में ग्लोब के हमें सेम टाइप की, सेम नंबर की स्पीशीज़ नहीं मिलेंगी। स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन रहती है, और इसी को हम स्टडी करेंगे 2 कैटेगरीज में। पहली डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, और सेकेंड आ जाएगी स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा कि स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है एक पर्टिकुलर पैटर्न। स्पीशीज़ फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। किस तरीके का पैटर्न फॉलो करती हैं वो, अगर हम मूव करेंगे इक्वेटर से पोल की तरफ, ये रहा हमारा अर्थ, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमारा इक्वेटर होगा। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे
तो हमें स्पीशीज़ के पैटर्न में भी चेंज मिलेगा। क्या होगा कि स्पीशीज़ की रिचनेस, मतलब स्पीशीज़ कहाँ पर कितनी है, स्पीशीज़ की रिचनेस ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगी, ग्रेजुअली डिक्रीज़ जब हम मूव करेंगे इक्वेटर से पोल की तरफ। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ एग्जांपल मेंशन की गई हैं, उनमें से मैं एक एग्जांपल यहाँ लेकर आ रही हूँ कि हमारा सबसे पहली कंट्री अगर हम पूरे ग्लोब की देखें तो इक्वेटर पर प्रेजेंट है कोलंबिया। देन इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर वाली पोजीशन पर आ जाता है इंडिया, फिर आ जाएगा हमारा न्यूयॉर्क, और इक्वेटर से बहुत दूर प्रेजेंट है ग्रीनलैंड। तो साइंटिस्ट ने, इकोलॉजिस्ट ने रिकॉर्ड किया कि यहाँ पर स्पीशीज़ का नंबर भी वेरी किया। कोलंबिया में उन्हें मिली अबाउट 1400 अलग अलग वैराइटीज़ की स्पीशीज़, इंडिया में मिली 1200, न्यूयॉर्क में 105 और ग्रीनलैंड में उन्हें मिली 56 स्पीशीज़। तो वो क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर प्रेजेंट है कोलंबिया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट है। देन इक्वेटर से थोड़ा दूर इंडिया है, तो यहाँ पर भी हमें लगभग ज़्यादा अमाउंट में स्पीशीज़ मिली है। न्यूयॉर्क इक्वेटर से दूर है, ग्रीनलैंड उससे भी ज़्यादा दूर है, तो नंबर्स में वेरिएशन आ गई। दूसरी एग्जांपल आ जाएगी अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है साउथ अमेरिका में, और इस रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है कि यही एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है ऑन अर्थ। क्यों कहा गया? और क्योंकि इक्वेटर पे प्रेजेंट है इसीलिए इसे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहा गया है। यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए, स्पीशीज़ को सर्वाइव करने के लिए वो सारी सूटेबल चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर इस एरिया में। इसीलिए फर्दर डाटा यहाँ पर जो हमें मिला गया है अलग अलग स्पीशीज़ का, जिसकी वजह से कहा गया कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, वो क्या है कि प्लांट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं अबाउट 4000, फिशेज़ को जहाँ तक उन्होंने रिकॉर्ड किया 3000, देन बर्ड्स 1300, देन मैमल्स 427, रेप्टाइल्स 378 और इन्वर्टिब्रेट्स, आपको नाम से पता लग रहा होगा इन्वर्टिब्रेट्स, यानी कि ये तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा होंगे। और यस, ये सबसे ज़्यादा हैं, 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अबाउट 2 मिलियन स्पीशीज़ अभी हम डिस्कवर करेंगे। ये सब की सब अनडिस्कवर्ड हैं, अभी हमने डिस्कवर की भी नहीं है। ठीक है, अब हमने ये सब चीज़ें पढ़ तो ली, और हमने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया कि टॉरिड जोन में, यानी कि इक्वेटर पर जो भी जगह प्रेजेंट है, जो भी कंट्रीज सिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें स्पीशीज़ मिल रही हैं। तो रीज़न क्या है, क्यों मिल रही हैं हमें यहाँ पर ये सब? तो इसका पहला रीज़न क्या आ जाएगा? सोलर रेडिएशंस। मैंने आपको पीछे अभी बढ़ाया, इससे पहले जो टॉपिक था मैंने वहाँ पर आपको बताया कि हमारा अर्थ इक्वेटर पर प्रेजेंट है, हमारा टेम्परेट जोन, और यहाँ पर सन की रेज सबसे ज़्यादा फॉल करती हैं, ओवरहेड प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से ये एरिया सबसे ज़्यादा वार्म होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर इतनी ज़्यादा सोलर रेडिएशंस मिल रही हैं तो डेफिनेटली हमारे प्लांट्स को मेन चीज़ क्या चाहिए? सोलर ही चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए। तो वो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा, बाकी ऑर्गेनिजम्स इन फूड को कंज्यूम करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे। एवोल्यूशन का रोल भी प्ले होगा, डेफिनेटली होगा ही, कि जब नंबर उनका बढ़ रहा है और उनके जीन्स में भी तो वेरिएशंस आएंगी ना कभी ना कभी। अब जब जीन्स में वेरिएशन आ रही है तो वो एवोल्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं, एवोल्यूशन होगी और अल्टीमेटली एक न्यू स्पीशीज़ मिलेगी, और इसी तरीके से स्पीशीज़ का नंबर बढ़ता जाएगा। दूसरा रीज़न हमारा आ जाएगा क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस। जो एरियाज़ इक्वेटर पे प्रेजेंट है वहाँ पर क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, रेदर देन जो एरियाज़ पोल्स में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है, हमें पता भी नहीं होता कि कब नेक्स्ट क्या टेम्परेचर होगा। यानी कि हम इक्वेटर पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल होता है कि टेम्परेचर क्या होगा, और हमें इक्वेटर पर ऐसी चीज़ों का फेस नहीं करना पड़ता है। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पर हमें स्पीशीज़ ज़्यादा मिलती हैं रेदर देन पोल्स। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि स्पीशीज़ का अपने एरिया के साथ कुछ लेना देना तो ज़रूर है, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या लेना देना है? इसमें कहा गया कि अगर हम एरिया को इंक्रीज़ करें या फिर हम एरिया को डिक्रीज़ कर दें तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट होगा, कहीं ना कहीं उनके नंबर को इफ़ेक्ट होगा। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज़ करिए आपका गार्डन है एक, और आपके नेबर का भी एक गार्डन है। आपके गार्डन में 10 प्लांट्स हैं, आपके नेबर के गार्डन में 7 प्लांट्स हैं। आपने अपने घर पर एक एनिमल रखा है डॉग, आपके नेबर ने रखी हुई है काऊ। ठीक है, अब
ये तो ऑब्वियस है कि हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, इंसेक्ट्स का नंबर तो हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। तो आपके गार्डन में हम लेकर चलते हैं कि 3000 इंसेक्ट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर, और आपके नेबर के गार्डन में हम लेकर चलते हैं कि 4500 गार्डन इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी ऊपर वाली बात को लेकर चलें, अपने टॉपिक की तरफ मूव करें। तो इसमें कहा गया कि स्पीशीज़ एरिया का रिलेशनशिप है, यानी कि हम एरिया को बढ़ाएं या हम घटाएं तो बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट करेगी। जब हम सिर्फ एक एरिया की तरफ कन्फाइंड थे, हमें सिर्फ एक ही एरिया लेकर चल रहे थे, सिर्फ आपका गार्डन, तो आपकी स्पीशीज़ ये थी। लेकिन जब हमने 2 गार्डन को मिला लिया तो हमारी स्पीशीज़ का नंबर भी बढ़ गया, है ना। प्लांट्स हो गए हमारे 17, एनिमल्स हमारे हो गए 2, और इंसेक्ट्स हमारे हो गए 75। बड़ा ना। अब हम तीसरा गार्डन भी लेकर चलेंगे तो वहाँ पर भी हमारी स्पीशीज़ का नंबर बढ़ जाएगा। सेम इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने सेम यही बात कही कि जब हम एरिया को बढ़ा रहे हैं, जब हम एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो स्पीशीज़ का नंबर भी बढ़ेगा, लेकिन अप टू अ लिमिट, एक लिमिट के बाद उनका ये नंबर बढ़ना बंद हो जाएगा। अपनी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, और उन्होंने वो इक्वेशन हमें दी S = CA की पावर Z। और जब इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो हमें मिला एक हाइपरबोला, हमें एक हाइपरबोलिक इक्वेशन मिली, हमें हाइपरबोला मिला ग्राफ में। ठीक है, इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया दोनों तरफ लॉग लेकर, ताकि हम उसे ईजिली सॉल्व कर सकें, ईजिली उस चीज़ को समझ सकें। तो जब दोनों तरफ लॉग लगाया, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, जब हम लॉग को यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेकर चलते हैं। तो हमारा बनेगा log ऑफ C m × n, राइट, प्लस log ऑफ A, पावर Z है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log ऑफ C। अब यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लगेगी log m की पावर n, यानी कि n log m, n log m, यहाँ पर n हमारा है Z, तो आएगा Z log A। ये हमें इक्वेशन मिल गई जब हमने दोनों तरफ लॉग को यूज़ किया। इस लॉग को जब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो हमें मिली एक स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही थी ये इक्वेशन। यहाँ पर जो हमें ये ग्राफ मिला, ये हमें इक्वेशन रिप्रेजेंट दिखा रहा था C की पावर A पावर Z, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉग, सॉरी ये वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर S क्या है, S आ जाएंगी हमारी स्पीशीज़ की रिचनेस। C हमारा है Y इंटरसेप्ट, Z इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट, और A हमारा आ जाएगा एरिया। रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जिसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।